नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग द मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर लॉ। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स अपकृत्य विधि से संबंधित है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ने की शुरुआत की थी। जो पहली डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी वो लिमिटेशन एक्ट 1963 में जो दी गई परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो हम लोगों ने देखी। आज हम लोग जो सामंड है उनकी परिभाषा देख रहे हैं। सामंड एक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने कहा है अपकृत्य के बारे में कि इट इज़ ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ ए कॉमन लॉ एक्शन फॉर unliquidated damages and which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust or other merely equitable obligation। सामंड कहते हैं कि अपकृत्य एक सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है तथा जो केवल संविदा भंग, न्यास भंग अथवा अन्य किसी प्रकार का साम्यिक दायित्व नहीं है। सामंड ने भी अपनी परिभाषा में यही बात कही है कि जो टॉर्ट है वो एक सिविल अपकार है, एक सिविल रॉन्ग है, और जितने भी सिविल रॉन्ग जो होते हैं उनके लिए जो उपचार होता है, जो रेमेडी होती है, वो होता है कंपनसेशन, प्रतिकर। और जो अपकृत्य है उसके लिए जो प्रतिकर दिया जाता है या जो उपचार दिया जाता है उसे अनिर्धारित नुकसानी कहा जाता है। अब यहाँ पे हमने एक नया शब्द देखा है जिसे अनिर्धारित नुकसानी या अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बोला जाता है। दो तरीके के डैमेजेस होते हैं, एक होता है अनिर्धारित नुकसानी या अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और दूसरा होता है परिनिर्धारित नुकसानी या लिक्विडेटेड डैमेजेस। पहले बात करते हैं हम लोग परिनिर्धारित नुकसानी के बारे में। जब प्रतिकर के रूप में, जब कंपनसेशन के रूप में दी जाने वाली राशि पूर्व निश्चित होती है तो उसे परिनिर्धारित नुकसानी कहा जाता है। ठीक है, जब किसी भी मामले में होने वाला जो नुकसान होता है या जो अगर कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो उससे जो प्रतिकर लिया जाएगा अगर पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है तो उसे परिनिर्धारित या लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाल सकते हैं कि दोनों पक्षकारों में से अगर किसी भी पक्षकार ने, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं जो कि उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं हो सकता है। तो अगर ब्रीच किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को तो वो जो निर्धारित किया गया जो नुकसानी है वो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, पीड़ित पक्षकार को पे करेगा। तो इस तरीके की जो नुकसानी होती है जो कि आप पहले से डिसाइड कर चुके हो, ठीक है, उसे कहा जाता है परिनिर्धारित या लिक्विडेटेड डैमेजेस। दूसरा आता है हमारा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में। ठीक है, जो टॉर्ट हमारा सब्जेक्ट है उसमें जो नुकसानी दी जाती है वो अनिर्धारित नुकसानी होती है। अब ये अनिर्धारित नुकसानी इसलिए होती है कि जो पक्षकार है, किसी भी मामले में जो पक्षकार है वो प्रतिकर की जो राशि है उसका कोई भी पूर्व निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमारे प्रति जो भी अपकृत्य होगा, जो भी रॉन्गफुल एक्ट होगा, किया जाएगा या जो होने की संभावना है वो कौन सा पक्षकार करेगा। ठीक है, हम ये पहले से हमें नहीं पता है और ना ही हम इससे पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने, हमें पता ही नहीं है कि जो सामने वाली पार्टी है वो कौन है, तो हम वो जो नुकसान होना है हमें ये भी नहीं पता कि नुकसान की मात्रा क्या हो सकती है और हमें ये भी नहीं पता कि वो किसके माध्यम से या किसके द्वारा किया जा सकता है।
तो इस प्रकार से सामंत ने अपनी परिभाषा में यह कहा है कि अपकृत्य के लिए जो उपचार है वो अनिर्धारित अनलिक्विडेटेड डैमेज की कार्यवाही है, क्योंकि जो कोई भी सिविल अपकार होता है उसका जो उपचार मिलता है वो प्रतिकर कंपनसेशन के रूप में मिलता है। संविदा भंग के किसी भी मामले में परिनिर्धारित नुकसानी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम किस व्यक्ति के साथ संविदा कर रहे हैं, कौन हमारे साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमें पता है कि उसमें कितना नुकसान हो सकता है, तो वो हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं। प्रतिकर के क्योंकि जो प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली राशि है वो पूर्व निश्चित होती है, इसीलिए उसे परिनिर्धारित नुकसानी कहते हैं। किंतु जब प्रतिकर के रूप में देय धनराशि पूर्व में निश्चित नहीं होती है, ठीक है, वो उतनी होती है जितना कि न्यायालय उचित समझे, तो उसे अनिर्धारित नुकसानी कहा जाता है। क्योंकि उसका निर्धारण नहीं किया गया है तो इसलिए उसे अनिर्धारित नुकसानी कहा जाता है। संविदा के मामलों में ये संभव हो सकता है कि संविदा के पक्षकार संविदा निर्माण के समय प्रतिकर में देय उस राशि का पूर्व निर्धारण कर लें जिसे उनमें से किसी पक्षकार को संविदा भंग की स्थिति में देना पड़ सकता है। अपकृत्य के किसी मामले में पक्षकार द्वारा प्रतिकर की राशि का ऐसा कोई पूर्व निर्धारण संभव नहीं है। सामान्यतः जब तक कोई अपकृत्य हो नहीं जाता तब तक उसके पक्षकार एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, और इसके अतिरिक्त अपकृत्य के मामले में पहले से ही हानि की मात्रा की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। अतः अनिर्धारित नुकसानी की स्थिति में प्रतिकर के निर्धारण का जो कार्य है वो न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परिनिर्धारित नुकसानी और अपरिनिर्धारित नुकसानी देखी। अब हम दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहला हम देखते हैं परिनिर्धारित नुकसानी, लिक्विडेटेड डैमेजेस। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों के बीच में कोई संविदा होती है, ठीक है। मान लीजिए ए बी से कुछ सामान खरीदता है और एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर ली जाती है कि उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो बी है वो ए को उस सामान की डिलीवरी देगा, ठीक है। साथ में ही ए है वो बी से कह देता है कि भी देखिए अगर आपने जो निश्चित की गई तारीख है उस तारीख को मुझे सामान नहीं दिया तो मेरे इतने का नुकसान हो जाएगा, तो आपको मुझे वो नुकसानी देनी पड़ेगी। या आपने अगर कोई जो सामान की क्वालिटी है वो जैसी मैं चाहता हूँ वैसी नहीं दी, मतलब आपके टर्म्स और कंडीशंस कुछ भी हो सकती है। तो मान लीजिए कि उन्होंने जो नुकसानी है जो मिलने वाला प्रतिकर है, ठीक है, उससे डैमेजेस के फॉर्म में, तो मान लीजिए उन्होंने डिसाइड कर लिए कि अगर कोई भी पक्षकार संविदा की शर्तों का पालन नहीं करता है या फिर संविदा भंग करता है तो मान लीजिए उन्होंने 500 रुपया डिसाइड किया, ठीक है, कि 500 रुपया जो संविदा भंग करने वाला पक्षकार है वो पीड़ित पक्षकार को देगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के समय ही जो पक्षकार हैं उन्होंने अमाउंट डिसाइड कर लिया है, और वो अमाउंट कितना हो गया, वो हो गया 500 रुपये का अमाउंट। तो कोई भी पक्षकार अगर संविदा भंग करता है तो ये जो 500 रुपये का अमाउंट है वो पक्षकारों को एक दूसरे को देना पड़ेगा। अगर वो आपस में नहीं देते हैं तो न्यायालय के माध्यम से भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आता है अनिर्धारित नुकसानी या अनलिक्विडेड डैमेजेस, ठीक है। अब जो टॉर्ट के मामले हैं उनमें अनिर्धारित नुकसानी होती है, ठीक है। वो कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं रास्ते में जा रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन से वाहन द्वारा या कौन से व्यक्ति द्वारा मुझे टक्कर मारी जा सकती है, ठीक है। तो ये मैं पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं रखती कि ABCD में से कोई भी आएगा और मुझे टक्कर मारेगा, ठीक है। ये सामने वाले पक्षकार का मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे मान लीजिए कि A नाम का कोई भी व्यक्ति है वो असावधानी पूर्वक वाहन चलाते हुए मुझे टक्कर मार देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो भी नुकसान होता है, हो सकता है कि मुझे सिर्फ शारीरिक रूप से चोट लगे, हो सकता है कि मैं भी अगर अपने व्हीकल पे हूँ तो मेरा व्हीकल जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं
उस नुकसानी के लिए मैं कोर्ट में जाऊंगी और वहाँ पे न्यायालय डिसाइड करेगा विवेक द्वारा, न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वो डिसाइड करेगा कि ए द्वारा मुझे कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले से निश्चित नहीं की जा सकती। तो जो अमाउंट को निश्चित करने का जो कार्य है वो न्यायालय कर रहा है। ठीक है, वो उसमें वह मामले की परिस्थितियां देखेगा, वो देखेगा कि सिर्फ जो ए है उसी की गलती है या मेरी भी गलती है। तो इन सारी चीज़ों से वो जो प्रतिकर कंपनसेशन का अमाउंट है वो डिसाइड किया जाएगा। तो ये पहले से डिसाइडेड नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। ये बाद में घटना के घटित हो जाने के बाद, ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट के हो जाने के बाद ही ये पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है, कितना कंपनसेशन मिल सकता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है अनिर्धारित नुकसानी या अनलिक्विडेड डैमेजेस। तो जो सामंड है अपनी परिभाषा में इसी अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई की बात करते हैं। दूसरा, सामंड ने यहाँ पे सामंड की जो परिभाषा है उसके अनुसार संविदा भंग तथा न्यास भंग के अतिरिक्त एक सामयिक दायित्व की स्थिति भी हो सकती है। सामयिक दायित्व यानी कि इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस, जिसका उपचार प्रतिकर की नुकसानी हो। ठीक है, एक होता है आभासी प्रसंविदा, जिसको कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, कि विधि में दायित्वों की ऐसी ही दायित्वों को अपनी परिधि में सम्मिलित करती है। ठीक है, तो जो इस तरीके की जितनी भी सिचुएशंस होती हैं वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, जिसका विस्तार से हम लोग जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 5 में। एक छोटा सा एग्जाम्पल है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का या आभासी प्रसंविदा का। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, अपना कुछ सामान किसी के घर पे वह मिलने गया है। जो ए नाम का व्यक्ति है वो अपना कुछ सामान बी नाम के व्यक्ति के घर पे भूल जाता है। ठीक है, और जो बी है उस सामान को अपने सामान के रूप में काम में ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो बी व्यक्ति है वो बदले में जो व्यापारी है या फिर जो व्यक्ति उसके यहाँ पे अपना सामान भूल गया है, ए जो है, को भुगतान करने के लिए आबद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि दोनों पक्षकारों के बीच में क्या है कि किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट का जैसा ही मान लिया जाता है। ठीक है, जिसे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो सामंड कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो अपकृत्य है वो संविदा भंग भी नहीं होता है, वो न्यास भंग भी नहीं है, और वो इसी तरीके के दूसरे जो सामयिक दायित्व हैं उनसे भी भिन्न है। और नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे आती है विनफील्ड की, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।